अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ये लाइन तो आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, कभी स्कूल में, कभी घर में। एक्चुअली ये लॉजिकल फैक्ट है कि जल्दी उठने की आदत हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को सही रखती है। हम हमेशा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहते हैं, जिससे हम एक सक्सेसफुल, हैप्पी और वेल्थी लाइफ जीते। इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग, जैसे एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक, ओप्रा विनफ्री, बर्कशायर हैथवे कंपनी के फाउंडर वॉरेन बफेट, मिशेल ओबामा और भी बहुत से लोग। अब सवाल यह है कि सुबह जल्दी उठने का पूरा फायदा कब होता है और कैसे? क्या अलार्म लगाकर जल्दी उठ जाना और अपने काम को शुरू कर देना यही सही तरीका है या कुछ और जागने का सही समय कौन सा है? इसका जवाब लिखा है आयुर्वेद शास्त्र और पतंजलि योग सूत्र में कि हमें कब उठना चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। उस समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जो सूरज के उगने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले शुरू होकर 48 मिनट तक रहता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी प्राचीन संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में उठना हर किसी के डेली रूटीन का हिस्सा था। इसलिए उस समय के लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, फिजिकल प्रॉब्लम से दूर रह करके एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीते थे। वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए, स्वस्थ और लंबा जीवन जीते थे। मगर धीरे धीरे हमने अपने सोने और जागने का रूटीन बिगाड़ लिया और जिसका बुरा असर हमारी पूरी लाइफ पर हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो हम अपनी इस गलती को जब चाहे सुधार सकते हैं। अगर दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करने से की जाए तो एक क्रिएटिव पर्सन को इतने नए नए क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जो पहले कभी नहीं आते थे। एक स्टूडेंट का पढ़ाई में इतना फोकस और कंसंट्रेशन बनेगा जैसा पहले कभी नहीं था। पूरे दिन काम में बिजी रहने वाले लोग, चाहे वो हाउसवाइफ हो या ऑफिस जाने वाले, हमेशा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। साथ ही बड़े बुजुर्ग भी एक्टिव, हेल्दी और जिंदा दिल रहेंगे। इतना ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस से हम अपने सारे अधूरे सपने हकीकत में बदल सकते हैं। तो क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? क्यों शास्त्रों और आयुर्वेद में इस मुहूर्त को इतना महत्व दिया गया है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत हमारा फ्यूचर पूरी तरह बदल सकती है और हमें एक ऐसी लाइफ दे सकती है जिसमें सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतुष्टि और आनंद हो। कब होता है ब्रह्म मुहूर्त? इस समय उठने से जीवन की कौन कौन सी परेशानियां होती हैं दूर? कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक आदत हमारी जिंदगी बदल सकती है, जानेंगे अगले एपिसोड में। पुणे में रहने वाला 32 साल का बायोटेक साइंटिस्ट अजय 3 दिन से ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर पे बैठा हुआ था। कुछ दिनों से उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कभी चक्कर आते थे, कभी आधी रात को आंख खुल जाती थी। सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल थे, फिर भी कुछ तो था जो सही नहीं था। वो आजकल कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा था, बातें याद नहीं रहती थी, शरीर में एनर्जी नाम की तो जैसे चीज ही नहीं बची थी। 2 साल पहले ऑफिस में स्टार परफॉर्मर हुआ करता था और आज यही डर लगा रहता था कि हुआ परफॉर्मेंस से कहीं जॉब न चली जाए। वो तो उसके नए बॉस मिस्टर सुबोध दास बहुत सपोर्टिव थे। आजकल उसकी अपनी पत्नी अंजलि से भी बेवजह तू मैं होने लगी थी। इन्हीं सब ख्यालों के बीच कमरे में अंजलि आई और गुस्से से बोली, सारा दिन दवाइयों पर रिसर्च करते रहते हो ताकि लोगों की बीमारियां ठीक हो सके, मगर जरा खुद को तो देखो, क्या हालत बना ली अपनी। देखो यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुम और परेशान मत करो। हो जाऊंगा ठीक 1-2 दिन में, ज्यादा टेंशन मत लो। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। अंजलि ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अजय के कंपनी के डायरेक्टर और उसके बॉस खड़े थे, मिस्टर सुबोध दास। अजय सुबोध दास की पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड और इंटेलिजेंस से इतना इंप्रेस था कि 2 ही महीने में वो उसके रोल मॉडल बन गए थे। अरे सर, आप यहाँ आइए, बैठिए। भाई कल ही पता चला कि मेडिसिन बनाने वाला साइंटिस्ट खुद बीमार पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे चलेगा? अरे भाई, कम से कम इस प्रोफेशन के लोगों को तो अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि हम दूसरों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। मैं भी यही समझा कर हार गई हूँ सर, अब आप ही कुछ समझाइए, मेरी तो सुनते ही नहीं है। हाँ, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। इस फ्राइडे से महाबलेश्वर में 4 दिन की हेल्थ रिट्रीट हो रही है, जहाँ नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, मेडिटेशन और बाकी नेचुरल तरीकों से अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सिखाया जाएगा। मैंने वहाँ पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा दिया है और तुम वहाँ जा रहे हो, अंडरस्टैंड? मगर सर, मैं वहाँ जाके क्या करूंगा? मेरे सब मेडिकल टेस्ट नॉर्मल है, 1-2 दिन रेस्ट लूंगा, ठीक हो जाएगा सब। देखो, एक बहुत अच्छी ब्रांडेड साइकिल जिसमें बहुत सी क्वालिटीज हो, जो बहुत स्पीड से भागना जानती हो, अगर दौड़ते दौड़ते उसकी चेन उतर जाए तो उसकी सारी क्वालिटीज धरी की धरी रह जाती है। वो कितनी ही देर एक कोने में खड़ी रहे, उससे ठीक नहीं हो सकती। यही हाल तुमने अपना कर लिया है। आई नो तुम्हें बहुत क्वालिटीज हैं और कोई बुरी आदत भी नहीं है, मगर इस समय तुम्हारी वो चेन पटरी से उतरी हुई है, जिससे हमारी लाइफ कुदरत के साथ तालमेल बना के स्मूथली चलती है। अब तुम यहाँ पड़े पड़े कितने ही दिन आराम कर लो, तब तक ठीक नहीं होने वाले जब तक वो चेन वापस ठीक ना हो जाए। इसीलिए तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि अंजलि, तुम भी इसके साथ जाओ। मैं वहाँ जाके क्या करूंगी सर? मेरी लाइफ तो परफेक्टली बैलेंस है। मैं मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट सब कर रही हूँ। इन सब के अलावा कुछ और भी है जो तुम्हें सीखना है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो प्रैक्टिस तुम दोनों को लाइफ के हर लेवल पर सक्सेस देगी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, हर लेवल पर। और वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दिन की शुरुआत सही तरीके से करना। ब्रह्म मुहूर्त, वो क्या होता है सर? वहां जाकर सब पता चल जाएगा तुम्हें। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों वहां पहुंच जाना टाइम से, ओके? अगर ये ऑफर अंजलि या किसी और की तरफ से आया होता तो अजय अपनी जगह से टस से मस न होता, मगर बात बॉस की थी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हम फ्राइडे मॉर्निंग महाबलेश्वर पहुंच जाएंगे। फ्राइडे मॉर्निंग नहीं, थर्सडे इवनिंग कहो। रिट्रीट फ्राइडे मॉर्निंग शुरू हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में। अजय और अंजलि थर्सडे इवनिंग को महाबलेश्वर पहुंच गए। हेल्थी रिट्रीट जिस आश्रम में थी वो बेहद खूबसूरत और शांत था, पहाड़ियों के बीच हरे भरे पेड़ों से घिरा। अजय ने गहरी सांस भरी और उसे छोड़ते हुए खुद को बेहद फ्रेश महसूस किया। तभी उसने देखा कि सामने से कुर्ता पैजामा पहने सुबोध दास चले आ रहे थे। दरअसल वो उस हेल्थ रिट्रीट में इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने हंसते हुए अजय और अंजलि को वेलकम किया। अरे सर, आप यहाँ कैसे? क्या आप भी ये रिट्रीट करने आए हैं? हाँ, आया तो हूँ, मगर मैं यहाँ का इंस्ट्रक्टर हूँ। दरअसल मैं संस्था से 15 सालों से जुड़ा हुआ और इसीलिए मैं अजय को फोर्स कर रहा था यहाँ आने के लिए, क्योंकि 15 साल पहले मेरा हाल भी अजय जैसा ही हो गया था। तब मेरा एक दोस्त मुझे यहाँ लेकर आया था। यहाँ मैंने सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना और इस यूनिवर्स से कनेक्ट होना सीखा। इसके बाद कुछ ऐसी वैदिक और योगा प्रैक्टिस सीखी जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस एक बदलाव से मेरी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। आज मैं 50 की उम्र में भी खुद को सुपर फिट एंड फाइन महसूस करता हूँ। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नए सपने से करता हूँ और उसे पूरा भी करता हूँ। यहाँ तुम भी वो सारी टीचिंग सीखोगे, लेकिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखना होगा।
क्योंकि यही टीचिंग हर टीचिंग का आधार है। जैसे घर कितना ही आलीशान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी नींव ही ठीक नहीं तो वो ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह इस बेसिक प्रैक्टिस को अप्लाई किए बिना बाकी स्पिरिचुअल और योगा प्रैक्टिसेस हमें उतना फायदा नहीं दे सकती जितना होना चाहिए। मगर सर आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? आई मीन एग्जैक्टली कितने बजे? ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से एग्जैक्टली 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। कल के ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:25। ब्रह्म मुहूर्त के ये 48 मिनट हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मिनट्स होते हैं, जिनका अगर हमने पूरी तरह से यूज कर लिया तो ये हमारी लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं। इसलिए कल सुबह का सेशन इसी समय शुरू होगा। सुबोध दास अजय को हैरान परेशान छोड़ के वहां से चले गए, मगर अजय के मन में बहुत से सवाल चलने लगे थे। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो सुबह 4:15 बजे ही ओपन होता है, और जो काम सुबह 4:30 बजे किया जा सकता है वो 8 बजे या फिर शाम को क्यों नहीं किया जा सकता? क्या फर्क पड़ता है इंसान सुबह जिम जाए या शाम को? सुबह 6 बजे मेडिटेशन करे या रात को, काम तो वही है ना, फिर रिजल्ट भी सेम मिलेंगे। फिर इतनी सुबह उठ के नींद खराब करने की क्या जरूरत है? इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलने वाले थे उसे सुबोध दास से। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्यों है इतना खास, क्यों इसे हमारा एनर्जी चार्जिंग पॉइंट कहा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त को, और किस समय शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। रात को तकरीबन 8 बजे अजय सुबोध दास के कमरे में गया उन्हें डिनर के लिए बुलाने। सर चलिए डिनर करते हैं, फिर डिनर बंद हो जाएगा। यहाँ पर बहुत जल्दी डिनर होता है, मैं तो 9:30-10 बजे डिनर करता हूँ। मगर मैं 6 बजे से पहले डिनर कर लेता हूँ। सूरज अस्त होने के बाद मैं कुछ नहीं खाता, क्योंकि सोलर एनर्जी की एब्सेंस में हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है और फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। इतनी जल्दी? हाँ, मेरी रात जल्दी खत्म होती है और सुबह जल्दी शुरू होती है ब्रह्म मुहूर्त से। अजय मन में सोचने लगा, आखिर क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त और क्यों है ये इतना खास कि सर बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। सर ये ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या, और क्यों आप इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? और जो काम इतनी सुबह उठ के किए जा सकते हैं वो बाद में भी तो हो सकते हैं ना। पूरा दिन पड़ा है, इतनी जल्दी नींद खराब करने की क्या जरूरत है? जानते हो अजय, ठीक यही सवाल मैंने अपने मास्टर से पूछा था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। मुझे भी बहुत अटपटा लगता था सुबह 4:30 बजे के आसपास उठ जाना, और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया मैं वही तुम्हें देकर कोशिश करूंगा कि तुम उसे समझो। एक गांव में एक किसान था। उसकी माँ मरने से पहले उससे कह गई कि बेटा हमारे घर के बाहर का रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए रोज घर के बाहर एक दिया जलाकर रखना ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। इतना कहकर माँ का देहांत हो गया। अब वो किसान अपनी माँ की अंतिम इच्छा का पूरा सम्मान करते हुए रोज घर के बाहर दिया जलाकर रखने लगा, मगर फिर भी रात को कोई ना कोई राहगीर उसके घर के आगे लड़खड़ा कर गिर जाता। फिर वो सोचता, माँ कहकर गई थी कि दिया जलाने से घर के आगे से गुजरने वालों को दिक्कत नहीं होगी, मगर दिक्कत तो अभी भी हो रही है, यानी इस दिए का कोई फायदा नहीं। और ये सोचकर उसने दिया जलाना बंद कर दिया। अब बताओ इस कहानी में कौन गलत है, वो माँ, वो किसान या दिया? सच कहूँ तो सर मुझे दिए में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। शायद वो उतना रोशनी ना देता हो जिससे किसी को कुछ दिखाई दे। नहीं, ना दिए की गलती थी, ना वो किसान गलत था, और ना ही उस दिए में कोई कमी थी। अगर इस पूरी घटना में कुछ गलत था तो वो था समय। किसान गलत समय पर दिया जलाता था। वो दिन में दिया जलाता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये नहीं बताया था कि दिया शाम के बाद जलाना है। शाम होते होते दिया बुझ जाता था, जिससे उसका कोई फायदा नहीं होता था। बस समझ लो इसी कहानी में ही छिपा है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। दरअसल हम अपनी लाइफ में बहुत से काम करते हैं जो सही होते हैं, फिर भी हमें वैसा रिजल्ट नहीं देते जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हम उसे सही समय पर नहीं करते। जैसे देर रात खाया गया हेल्दी फूड भी डाइजेस्ट नहीं होता और एसिडिटी पैदा कर देता है। इसी तरह हमारा पूरा दिन कैसे गुजरता है, उसमें हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमारी फिजिकल और मेंटल हालत कैसी रहती है, इन सब बातों की जड़ें कहीं ना कहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय में छिपी होती है, क्योंकि वो ही एक समय है जब हमारी बॉडी, माइंड और सोल नेचर से, यूनिवर्स से फाइन ट्यूनिंग करते हैं। अगर सुबह हमने अपनी ट्यूनिंग सही कर ली तो पूरा दिन जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। इसे ऐसे समझ लो कि जैसे कहीं पूरे दिन के लिए बाहर जाने से पहले हम ये अश्योर करते हैं कि हमारा फोन पूरा चार्ज हो, ताकि किसी काम के बीच में उसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल की बैटरी चार्ज करते हैं। इनका चार्जिंग पॉइंट है ब्रह्म मुहूर्त और सोर्स ऑफ एनर्जी है ये यूनिवर्स। अगर हमने सुबह ही खुद को पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी से चार्ज कर लिया तो फिर हमारा पूरा दिन सही जाता है, वरना हम भी एक डिस्चार्ज फोन की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिससे कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। सर मगर ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या, इसके पीछे की साइंस क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो अंजलि, मुहूर्त का मतलब है एक खास टाइम पीरियड। हमारे वैदिक शास्त्रों ने दिन के 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में डिवाइड किया है। इस तरह से हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। वेस्टर्न कल्चर में तो रात के 12 बजे से नया दिन शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे वैदिक कल्चर में सूर्य के उगने से नया दिन शुरू होता है और अस्त होने पर दिन समाप्त होता है। इस तरह हर दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और रात में भी 15 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात का सेकंड लास्ट मुहूर्त है। सूरज उगने से पहले का मुहूर्त होता है समुद्रम, जो 48 मिनट का होता है, और इसे 48 मिनट पहले शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त, ये भी 48 मिनट का होता है। तो इस तरह से सूरज उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। मगर सर सूरज तो रोज थोड़ा थोड़ा अलग समय पर निकलता है, तो क्या फिर रोज का ब्रह्म मुहूर्त अलग होगा? अगर ऐसा है तो हम इसकी ट्रैकिंग कैसे रखेंगे? देखो, वैसे तो आजकल इंटरनेट और एआई के दौर में एक क्लिक से ही पता चल जाएगा कि कल ब्रह्म मुहूर्त कब है, लेकिन फिर भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 4 से 4:30 के बीच में तो शुरू हो ही जाता है, तो 4:30 बजे रोज उठने की प्रैक्टिस की जा सकती है, क्योंकि एक मुहूर्त से थोड़ा आगे के समय पर और थोड़ा पहले के समय पर भी उसका प्रभाव रहता है। मगर सर हमारे वैदिक साइंस में ब्रह्म मुहूर्त को ही इतना महत्व क्यों दिया गया है? अब सुबोध अजय की इसी बात का जवाब देने जा रहे थे, क्योंकि जब तक किसी चीज का महत्व समझ नहीं आता हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगले एपिसोड में जानेंगे क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठने को हमारी वैदिक संस्कृति में इतना महत्व दिया गया है। हमारे अंदर यूनिवर्सल पावर का कनेक्शन पॉइंट है, वो क्या काम करता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही यूनिवर्सल पावर से बेहतर तरीके से क्यों कनेक्ट हुआ जाता है, क्या साइंस है इसके पीछे। अजय को यह फैक्ट डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, क्योंकि उसकी तो सुबह ही 8 बजे के बाद शुरू होती थी। मगर अंजलि जो 5:30 बजे के आसपास बिस्तर छोड़ देती थी, वो भी 4:30 बजे उठने के लिए उतनी कन्विंस नहीं थी। इसीलिए उनका जानना जरूरी था कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठने को हमारी वैदिक संस्कृति में इतना महत्व दिया जाता है, क्या कारण है इसके।
और इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे थे सुबोध दास। देखो वैसे तो आजकल की साइंस बॉडी ओरिएंटेड ज्यादा है, जब तक शरीर पर सिम्टम्स नजर नहीं आते बीमारी पकड़ में नहीं आती। मगर हमारी वैदिक साइंस सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखते हुए जीवन के नियम बनाती थी। और उन नियमों में से मुख्य नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म से जुड़ना। जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त के नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब हुआ ब्रह्म से कनेक्ट होने का समय। तो पहले यह समझना है कि ब्रह्म क्या है। देखो ब्रह्म वो शक्ति है, वो चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ब्रह्म की शक्ति से ही ये पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, आपस में तालमेल बनाकर चल रहा है। और हम भी तो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, इसलिए हम भी ब्रह्म शक्ति से कनेक्टेड हैं। अलग अलग धर्मों में इसी ब्रह्म शक्ति को ईश्वर, गॉड, अल्लाह, रब, ओंकार, ओम, सुप्रीम एनर्जी कहा गया है। ये शक्ति यूनिवर्स में हर जगह है, ये हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। हमारे अंदर जो चेतना है उसे हम सोर्स या सेल्फ भी कह सकते हैं, वो भी इसी शक्ति का हिस्सा है। तुमने महसूस किया होगा कि कई बार जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी उलझन में फंसे होते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, एक ऐसी क्लियर गाइडेंस मिलती है जो हमारी उलझन को सुलझा देती है। और हम सोचते हैं अरे यार अब तक की बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई थी। हमें लगता है वो हमारा थॉट था, लेकिन एक्चुअली ऐसे आउट ऑफ बॉक्स थॉट्स हमारे सोर्स से आते हैं। सोर्स हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है जो हमें इस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है। इसे अंतःकरण भी कहा जाता है। जो इंसान अपने सोर्स से जितना ज्यादा कनेक्टेड है, उसे यूनिवर्सल पावर से उतनी ही क्लियर गाइडेंस मिलती है। उसके थॉट्स और इमोशंस में उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। उनका डिसीजन मेकिंग पावर बड़ा ही स्ट्रांग होता है। उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाता, क्योंकि सोर्स से जुड़े होने की वजह से वो सही और गलत को क्लियरली देख पाते हैं। सोर्स से कनेक्ट लोगों की पहचान है क्लियर विजन, क्लियर थॉट, फोकस्ड माइंड, अच्छी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, ब्लिसफुल स्टेट और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। इन क्वालिटीज के बल पर ऐसे लोग लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर लेते हैं। अगर मेटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए तो वो मिलती है, और किसी को स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है तो वहां पे वो सक्सेसफुल होता है। तो ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है सर? और स्ट्रॉन्ग तो बात की बात है सर, कनेक्शन बनता कैसे है? देखो अंजलि, कनेक्शन तो सभी का होता है। हर आदमी सोर्स यानी ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो वो जिंदा है। बात है उसके साथ कनेक्शन के स्ट्रॉन्ग या वीक होने की। और यहां पर भी वही सिंपल रूल लागू होता है जो हमारे रिश्तों में होता है। जिन रिश्तों की हम वैल्यू करते हैं, जिन्हें समय देते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, वो हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जिन रिश्तों को हम कोई अहमियत नहीं देते, नहीं समय देते, वो धीरे धीरे खुद ही वीक हो जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सोर्स से पूरी तरह कनेक्ट रहता है, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो अपने आसपास वालों की देखा देखी और इग्नोरेंस की वजह से इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं करता और फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे रिश्ते, पढ़ाई, करियर, पैसा, स्टेटस, सक्सेस, इन सब के बीच वो सुप्रीम पावर से बने इनर कनेक्शन को भूल ही जाता है। और इसी वजह से उसकी लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो चलो अब मैं वापस तुम्हारे सवाल पर आता हूं अंजलि, कि ब्रह्म से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। देखो दरअसल ब्रह्म मुहूर्त ऐसा टाइम फ्रेम है जब हम सोर्स, ब्रह्म या कहें यूनिवर्सल एनर्जी से खुद को बेस्ट तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इस कनेक्शन को रिस्टोर, रिचार्ज कर सकते हैं। ये कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही यूनिवर्सल पावर से टू वे कम्युनिकेशन होगा। मतलब यूनिवर्सल पावर, डिवाइन एनर्जीज, हीलिंग एनर्जीज हमारी प्रेयर को सुनेंगी और हमें गाइड करेंगे। इसी समय हम प्रेयर, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन जैसी प्रैक्टिसेस से उन तक अपनी बात ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचा पाते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को इतना विशेष और अति शुभ समय बताया गया है। अजय सुबोध दास की बातें समझ रहा था, मगर एक बात पर उसका दिमाग अभी भी अटका हुआ था कि सुबह 4:30 ही क्यों? यूनिवर्सल पावर तो हमेशा प्रेजेंट रहती है। मेडिटेशन या प्रेयर द्वारा उसे थोड़ा लेट भी तो कनेक्ट किया जा सकता है, फिर इतनी जल्दी क्यों? दरअसल सुबह उठना उसे एक सजा से कम नहीं लग रहा था। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, फिर भी मुझे इतनी सुबह उठना पॉसिबल नहीं लग रहा। और अगर बात प्रेयर और मेडिटेशन की ही है तो वो भी 7 बजे भी तो किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि उसका कोई फायदा नहीं होगा? देखो जय, इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हें पुणे से मुंबई बाई रोड जाना हो तो तुम्हें पता है कि मॉर्निंग, ऑफिस आवर्स और इवनिंग, ऑफिस छूटने के समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। इस समय ड्राइव करोगे तो ये तय है कि दुगना समय लगेगा या ज्यादा भी लग सकता है, जबकि अर्ली मॉर्निंग सबसे कम समय लगता है, क्योंकि सड़कों पर मिनिमम ट्रैफिक रहता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पर लोग सुबह सुबह ड्राइव करना पसंद करते हैं। इसी तरह दिन में कुछ पर्टिकुलर टाइम हमारे फोन सिग्नल्स ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से बहुत वीक होते हैं। किसी को फोन करो तो बहुत डिस्टर्बेंस आता है, फोन डिस्कनेक्ट होता है, ढंग से बात नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम से बचकर ऐसे टाइम कोई इंपॉर्टेंट कॉल की जाए जब सिग्नल बेस्ट हो। तो बस इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त यूनिवर्सल एनर्जी को फोन कॉल करने, उससे कनेक्ट करने का बेस्ट टाइम समय है। इस समय ब्रह्मांड में और हमारे अंदर नकारात्मक तरंगें और हमारे विचारों की तरंगें सबसे कम होती हैं, जिस वजह से हमारे अंदर भी शांति होती है और हमारे आसपास के वातावरण में भी, जिससे हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे प्रेयर, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन या कोई भी दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो सही ढंग से और फोकस्ड होती है। तो अजय, तुम्हारे सवाल का सीधा जवाब ये है कि सोर्स से या कहीं यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट तो कभी भी हुआ जा सकता है, लेकिन वैदिक साइंस के अनुसार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करने का जो बेस्ट टाइम है वो है ब्रह्म मुहूर्त। सर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं भी सुबह 7-8 बजे कई बार मेडिटेशन में बैठने की कोशिश करती हूँ, मगर कभी दूध वाला या अखबार वाला डोरबेल बजा देता है और कभी पड़ोस में म्यूजिक चल रहा होता है तो कहीं से कुकर की विसल बजने की आवाज आती है। सोसाइटी के बाहर वाली रोड से भी ट्रैफिक का शोर, स्कूल जाते बच्चों की आवाजें आने लगती हैं। उस समय मैं बैठती तो थी मगर ध्यान ही नहीं लगता था। एग्जैक्टली यही होता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त बेस्ट टाइम बताया गया है। एक और कारण है जिस वजह से ये समय यूनिवर्सल पावर से जुड़ने के लिए बेस्ट है। वो क्या है सर? देखो ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ा साइंटिफिक फैक्ट ये है कि उस समय सूरज की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का प्रभाव पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता, जिस वजह से हमारे फिजिकल बॉडी सिस्टम एक्शन में नहीं आते, वो शांत रहते हैं। मगर जैसे जैसे सूरज का असर पड़ता है हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, तब फिजिकल वर्क करने का समय शुरू हो जाता है। हमारे मन में भी फिजिकल वर्क और डेली रूटीन से जुड़े थॉट्स शुरू हो जाते हैं, जैसे खाने में क्या बनेगा, ऑफिस कब जाना है, किसे फोन करना है, कौन से कपड़े प्रेस होने हैं, बच्चों को टिफिन में क्या देना है, ये सब। इन थॉट्स के बीच मेडिटेशन और प्रेयर जैसी एक्टिविटीज भी मैकेनिकल हो जाती हैं, जिन्हें नाम के लिए कर तो लिया जाता है मगर उसमें गहराई से उतरा नहीं जाता, जिससे उसका पूरा फायदा नहीं हो पाता। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय
चंद्रमा से निकलने वाली किरणों के असर से वायु में चमत्कारिक प्रभाव आता है जो हमारे शरीर पर अमृत के समान असर करता है। इस वायु को वीर वायु कहा जाता है। इसके स्पर्श से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर की चमक पड़ती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के हर तरह से फायदे ही फायदे हैं। सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ जरूर पूछो। सर हर कोई तो यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होने की थियरी में बिलीव नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेयर मेडिटेशन वगैरह नहीं करते। उन्हें सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ से मतलब है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो फिजिकली फिट रहें और लाइफ में सक्सेसफुल हों। और ज्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठे बिना भी सक्सेसफुल हैं। तो फिर उनके लिए क्या मोटिवेशन है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का? जो अजय का सवाल था वही बहुत से लोगों के मन में होता है कि जब बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे हुए लाइफ ठीक चल रही है तो फिर क्यों इतना जल्दी उठा जाए? इसका हमें फिजिकल वर्ल्ड में क्या फायदा होगा? इससे हमारी हेल्थ और लाइफ कैसे बेहतर होगी? यही बताने जा रहे थे अब सुबोध दास। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत कैसे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव असर डालती है, कैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहती है, क्या होती है सर्केडियन रिदम, कैसे ये हमारी हेल्थ से जुड़ी है, ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम को कैसे परफेक्ट बनाता है। अंजलि जैसे लोग जो सुबह उठ के एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं और दिन भर एक हेल्थी रूटीन फॉलो करते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं, कुल मिलाके उनका जीवन ठीक चल रहा है। ऐसे लोगों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बहुत फायदा करती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करती है। अब यही बताने जा रहे थे सुबोध दास। अच्छा अजय, एक बात बताओ, तुमने कभी नोटिस किया है सुबह 4:30 से 5 के बीच चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती हैं, मुर्गा बांग देता है? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ये तो नहीं पता सर, मगर ऐसा होता जरूर है। हमारे फ्लैट के पीछे सोसाइटी में एक पेड़ है। लॉकडाउन के समय जब बाहर बिल्कुल शांति थी तो उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियां अर्ली मॉर्निंग ही चींची करके मेरी नींद खराब कर दिया करती थी। शुक्र करो तुम्हारी सोसाइटी में कोई मुर्गा नहीं है, वरना वो भी बांग देकर तुम्हारी नींद खराब करता। देखो, दरअसल इंसान हो या जानवर, पेड़ पौधे हो या पक्षी, इस धरती पर सभी की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो सोलर पावर से यानी सूरज की एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी से ट्यून होकर चलती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक बाय डिफॉल्ट नेचर, सोलर सिस्टम और कॉस्मिक एनर्जी से तालमेल बनाकर चलती है और तब तक चलती रहती है जब तक हम खुद से इसमें डिस्टर्बेंस ना करें, अपनी गलत आदतों से इसे खराब ना करें। और हमारे अंदर जितनी भी बॉडी सिस्टम है, जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज होती हैं, वो सभी नेचर के साथ एक रिदम में होती हैं जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। और ये रिदम सोलर और कॉस्मिक एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलती है। इसलिए रात को ये अलग तरह से बिहेव करती है, दिन में अलग तरीके से, यहाँ तक कि अलग अलग मुहूर्त में अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। ये रिदम हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जैसे चलना फिरना, सोना, खाना पीना, सांस लेना, काम करना, ये सब एक्टिविटीज कंट्रोल करती है। हमारे योग विज्ञान और आयुर्वेद में हर फिजिकल एक्टिविटी का एक सही समय बताया गया है ताकि हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम ठीक रहे। फॉर एग्जाम्पल, सूरज के डूबने के बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, जिससे इवनिंग के बाद खाया गया खाना ढंग से हजम नहीं होता। ऐसे लोग जो रात को देर से खाना खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम अक्सर बिगड़ता है। उन्हें गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम मिलेगी। और जो लोग सूरज डूबने से पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद कुछ भी हैवी नहीं खाते, उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक मिलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में नियम बन गया है कि 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का सर्केडियन रिदम बिगाड़ देता है। इसी तरह आजकल ऑफिस में नाइट शिफ्ट होने लगी है, लोग रात को काम करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं और दिन में सो जाते हैं। ऐसे लोगों का बहुत जल्द फिजिकल सिस्टम खराब होने लगता है। इन्हें नींद ना आने की, हाइपरटेंशन की या बीपी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मगर सर ये तो आजकल का लाइफस्टाइल है, इस बारे में कोई क्या कर सकता है? भाई इसीलिए आज बहुत सी ऐसी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई हैं, जिन्हें पहले बहुत सीरियस माना जाता था और आज वो हमें कॉमन और पार्ट ऑफ लाइफ लगने लगी हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, वीक आईसाइट। और इस सब का बहुत बड़ा कारण है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होना, नेचर के साथ सर्केडियन रिदम का बिगड़ जाना। हमारी प्रकृति में इंसान को छोड़कर बाकी सभी जीव, पशु पक्षी, यहाँ तक के पेड़ पौधे भी इस यूनिवर्स के साथ तालमेल मिलाकर चल रहे हैं। उनके अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह नेचर से ट्यून है। सिर्फ एक इंसान ही है जिसने अपनी सर्केडियन रिदम बिगाड़ दी है और उसे जस्टिफाई भी कर दिया है, ये कहकर कि यही आजकल का लाइफस्टाइल है, इससे नहीं बचा जा सकता। मगर कोई कितने भी रीजन दे, अगर ये रिदम बिगड़ेगी तो इंसान की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ पर भी असर होगा। कम या ज्यादा वो अलग बात है, मगर इससे बचा नहीं जा सकता। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है सर, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तुम्हें याद है अजय, पिछले महीने तुम्हारे कंप्यूटर में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना? सारे सॉफ्टवेयर, फाइल्स, नेटवर्क कनेक्शन उल्टा सीधा बिहेव करने लगे थे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना? हाँ सर, मैं परेशान हो गया था। लग रहा था कि कहीं सारा डेटा ही ना उड़ जाए, मगर फिर पता चला एक वायरस आ गया था। उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन किया और फिर सब ठीक हो गया। देखो, इसी तरह लाइफ की ज्यादातर बड़ी बड़ी समस्याओं के सोल्यूशन आसानी होते हैं, सिर्फ हमें उनके बारे में पता नहीं होता। हमें ये प्रॉब्लम तो पता होती है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, शुगर बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर हाई है, एंजाइटी, हाइपरटेंशन है। इनके लिए हम डॉक्टर के पास जाते भी हैं और दवाइयां भी खाते हैं, फिर भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने अपनी सर्केडियन रिदम बिगाड़ ली है। अगर उसे ठीक कर लेंगे तो हेल्थ में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। और सर्केडियन रिदम को वापस सही करने का बेस्ट तरीका है ब्रह्म मुहूर्त में जागने की शुरुआत करना। जानवरों को कोई नहीं सिखाता कि उन्हें किस समय दिन की शुरुआत करनी है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक ही उनसे ऐसा करवा लेती है। इसीलिए जानवरों को बीमारियां नहीं होती, मगर इंसान का स्ट्रॉन्ग माइंड उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक पर हावी होकर उसे बदल देता है। इसलिए इस मन को चुप कराकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस क्लॉक को वापस रीसेट करना है। ब्रह्म मुहूर्त ही हमारी वायरस रूपी बीमारियों का एंटीवायरस है। इसलिए इसके बारे में आयुर्वेद और योग सूत्र में और भी बहुत कुछ लिखा गया है जो जानना जरूरी है। अब सुबोध दास ब्रह्म मुहूर्त के कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और यौगिक सीक्रेट बताने जा रहे थे जिनका हमारी हेल्थ पर बहुत असर होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े कुछ आयुर्वेदिक सीक्रेट्स, जैसे क्या होते हैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ब्रह्म मुहूर्त किस तरह से हमारे सात्विक गुण को बढ़ा के रजोगुण और तमोगुण को बैलेंस करता है, साथ ही कैसे ये समय हमारे तीनों दोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस रखता है। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत से हमारी बॉडी का सिस्टम और सभी ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। अब सुबोध दास अंजलि और अजय को सुबह उठने से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वैदिक थ्योरी पर बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं।
और जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें साफ है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा तन और मन दोनों हेल्दी रहते हैं। हमारी बॉडी में और शरीर में गुड एनर्जी फ्लो होती है, जिससे पूरा दिन हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रातः रतनम प्रातरित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिगृह्या निधत्ते तेन प्राजम वर्धयमान आयु रायस पोषण सचते सुवीरा। यानी प्रातः काल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं करते। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला इंसान पुष्ट, स्वस्थ, बलवान, सुखी, दीर्घायु और वीर होता है। आयुर्वेद के ग्रंथ में भी लिखा है, वर्णम कीर्तम मतिम लक्ष्मम स्वास्थ्य मायुश्च विन्दति ब्रह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्यम व षट्कजम यथा। यानी इस समय नींद का त्याग करके ध्यान करना सबसे अच्छा है। इससे सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब तो आउटकम है, ऐसा होने के पीछे वजह क्या है इसे समझते हैं। एक रीजन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक यूनिवर्सल पावर और कॉस्मिक एनर्जी से ट्यून होकर चलती है। चांद, सूरज और बाकी प्लैनेट से भी निकलने वाली किरणें हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पर असर डालती हैं। अगर ये ट्यूनिंग सही है तो हमारे सारे बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक और कारण है, हमारी त्रिगुण प्रकृति। हमारा शरीर 3 तरह के प्राकृतिक गुणों से मिलकर बना है, जो है रज, तम और सत्व। ये तीनों ही गुण या कहें क्वालिटीज हर किसी के शरीर में होती हैं, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन में। जिन लोगों के शरीर में तम गुण ज्यादा होता है उन्हें तमोगुणी कहा जाता है। तमोगुण हमारे शरीर और बुद्धि में नींद, आलस, सुस्ती, नकारात्मक विचार पैदा करता है। तमोगुणी लोग एक्टिवली काम करने से ज्यादा सुस्ती में पड़े रहना पसंद करते हैं। वो हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं जिससे उन्हें कम से कम हिलना पड़े। ऐसे लोगों को फूड भी हैवी, अनहेल्दी और जंक पसंद आता है, जो इनके तमोगुण को बढ़ाता है। ये सोचते हैं हमें कुछ करना ना पड़े, सब पड़े पड़े मिल जाए। ज्यादा तमोगुण बहुत बुरा होता है, जो हमें निकम्मा और बहानेबाज बना देता है। लेकिन थोड़ा बहुत तमोगुण हर शरीर में होना चाहिए ताकि वो जरूरत के समय आराम कर सके और सो सके। सूरज डूबने के बाद शाम को और रात को तमोगुण की मात्रा बढ़ती है, इसीलिए हमें रात को सुस्ती और नींद आती है। दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण हमें एक्टिव रखता है, फिजिकल भी और मेंटली भी। जिस बॉडी में रजोगुण ज्यादा है वो थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठ पाता, बैक टू बैक काम करने की कोशिश करता है, और इन केस काम नहीं भी कर रहा हो तो भी उसके दिमाग में हमेशा काम से जुड़े विचार चलते रहते हैं। रजोगुणी लोग वर्कहोलिक और ओवर एम्बिशियस होते हैं। इनका लाइफ मंत्र होता है काम 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 एंड नो आराम। इस वजह से ये लोग हाई बीपी, हाइपरटेंशन, एसिडिटी, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। तमोगुण और रजोगुण अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में हो तो हम एक हेल्दी, सक्सेसफुल और बैलेंस लाइफ लीड करते हैं। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम है तो फिर ये हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। या तो हम सुस्ती में पड़े रहेंगे या हम जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ में लगे रहेंगे। इन दोनों से ऊपर तीसरा गुण है सत्व गुण, जो इन तीनों में प्रधान गुण कहा जाता है। ये सबसे अच्छा गुण है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जिस इंसान में सत्व गुण ज्यादा होता है वो अच्छे विचारों वाला, अच्छे व्यवहार वाला, शुद्ध मन का, विनम्रता से भरा हंसमुख इंसान होता है। उसमें प्रेम, संतुष्टि, धैर्य, शांति, क्षमा, अहिंसा, करुणा, इन तरह के जैसे गुण होते हैं। और वो सिर्फ अपना ही नहीं सोचता बल्कि सबकी भलाई के बारे में सोचता है। वो किसी से कुछ लेने से ज्यादा देने में विश्वास रखता है, इकट्ठा करने से ज्यादा बांटने की कोशिश करता है। ये समझ लो, दुनिया में जितने भी चैरिटी वर्क या किसी भी तरह के सेवा कार्य हो रहे हैं वो सब सत्वगुणी लोग ही कर रहे हैं। सत्वगुणी लोग ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योग, मेडिटेशन, भक्ति, सोशल सर्विस में आगे रहते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी है कि हम अपना सत्वगुण बढ़ाएं, साथ ही तमोगुण और रजोगुण को बैलेंस रखें, और यही काम हम कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा शुभ समय है कि इसमें तमोगुण और रजोगुण की मात्रा पहले से ही बहुत कम होती है। इस समय सत्वगुण का प्रभाव अपने आप ज्यादा होता है, इसलिए इस समय हमारे बुरे विचार, काम करने वाले विचार, चिंताएं खुद से ही कम होती हैं। अगर हम इस समय उठकर मेडिटेशन करें, ईश्वर से या यूनिवर्सल पावर से प्रेयर करें, हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभार दें, धन्यवाद दें, नाम जप या मंत्र जाप करें या कोई भी दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, इससे हमारी बॉडी में सत्व गुण बढ़ता है। इससे हमारे अंदर से गुस्सा, नफरत, तनाव, चिंता, दुख, ईर्ष्या, गिल्ट, हीन भावना, नकारात्मक सोच जैसे विकार दूर होते हैं। उनकी जगह पर प्रेम, शांति, मौन, करुणा, दया, क्षमा, सकारात्मक सोच और अहिंसा जैसे गुण आते हैं। इसके अलावा हमारी बुद्धि भी शुद्ध और सात्विक होती है, जिससे वो सही निर्णय ले पाती है। वैसे तो दिन में कभी भी प्रेयर, मेडिटेशन या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ऐसा हो सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और जल्दी रिजल्ट देता है, क्योंकि उस समय पूरा यूनिवर्स हमें इस काम में हमारी मदद करता है। त्रिकोण प्रकृति के अलावा एक और आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है त्रिदोष का, जिस पर ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत असर डालता है। सर कहीं ये त्रिदोष, वात, पित्त और कफ तो नहीं? आजकल इनकी बैलेंसिंग के बारे में रील्स में भी बहुत बातें हो रही हैं। हाँ वही है। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वैदिक हेल्थ कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, जिससे उनमें हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 तरह के दोष या ऊर्जाएं होती हैं, जो हैं वात, पित्त और कफ। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम जैसे नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और भी बाकी सिस्टम सही तरह से काम करें। इसके लिए शरीर में वात, पित्त और कफ का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। किसी एक के भी कम या ज्यादा होने से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसका असर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। इन तीनों में से वात सबसे मुख्य है। दरअसल हमारी बॉडी के सारे इंटरनल मूवमेंट्स जैसे सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, हमारा चलना फिरना, देखना सुनना, बात करना, खाना या पचाना, पेट साफ होना, जॉइंट्स मूवमेंट, इन सभी को वात कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में वात की मात्रा प्रॉपर है तो ये सभी फंक्शंस सही तरीके से होंगे, वरना बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। वात का सही बैलेंस होना कितना जरूरी है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि अगर कफ बिगड़ा हुआ है तो 20 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, पित्त बिगड़ा है तो 40 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन अगर वात बिगड़ता है तो 80 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और ये तो सिर्फ फिजिकल बीमारियों की बात हो रही है। वात बिगड़ने का बहुत ज्यादा असर हमारे मन पर भी पड़ता है। हमारे मन की स्टेबिलिटी नहीं रहती, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं रहती, हम बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल इश्यूज को फेस करने लगते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त ही वो समय है जिसमें उठने से वात की बैलेंसिंग भी होती है।
इसके बैलेंस होने से बॉडी मूवमेंट भी सही होते हैं, सुबह पेट अच्छे से साफ होता है और मन भी शांत रहता है। फिर शांत मन से जब आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं तो ये बहुत असरदार होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त ऐसा गोल्डन टाइम है जिसमें नींद को दूर करके बिस्तर छोड़ दिया जाए तो आपको एक साथ हर तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। बॉडी हेल्दी होगी, शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम्स सही काम करने लगेंगे, माइंड रिलैक्स होगा और पीसफुल होगा, बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, बुद्धि तेज होगी, लाइफ में डिसिप्लिन आएगा जिससे जीवन की बिगड़ी हुई गाड़ी वापस से पटरी पर आ जाएगी और खूब तेज दौड़ेगी। प्रेमदास जी का एक दोहा भी है, एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सिंचिबो फूले फले अघाए। यानी अगर हम सब काम ठीक करने जाएंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर पहला काम सबसे पहले ठीक कर लिया तो उसी से बाकी के सारे काम भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो बस ब्रह्म मुहूर्त में उठना वही पहला काम है, जिसे अगर साध लिया तो बॉडी, माइंड, सोल सभी हेल्दी और बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग प्रॉब्लम्स के पीछे भागेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक का असर दूसरे पर हो रहा है। इसलिए सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पर ही वार करना है। बेसिक गलती ही पहले सुधारनी है, जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करना। मैं समझ गया सर, दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठने से करनी चाहिए। मगर आप मुझे ये बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एग्जैक्टली करना क्या चाहिए जिससे हम उसका पूरा फायदा ले सकें? क्या उस समय प्राणायाम, योगासन, एक्सरसाइज, वॉक वगैरह भी की जा सकती है? ब्रह्म मुहूर्त में एग्जैक्टली कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती हैं और कौन सी नहीं, अब सुबोध दास ऐसे ही सवालों के जवाब देने जा रहे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। जितना जरूरी है ये जानना कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए, उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए, ताकि अगर हम उसका कोई फायदा न ले सकें तो कम से कम कोई नुकसान तो ना हो। अजय और अंजलि को अब यही बताने जा रहे थे सुबोध दास। देखो अजय, ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जो हम खुद को देते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। ये समय सुप्रीम पावर से कनेक्शन का समय है। हमें इस समय सिर्फ प्रेजेंट होना है। हमारी पीसफुल पॉजिटिव प्रेजेंस ही यूनिवर्स को अलाउ करती है हम तक अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा पहुंचाने के लिए। इसलिए इस समय हमें ऐसी कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे ये कनेक्शन बन ही ना पाए। तो सबसे पहले जो काम नहीं करना चाहिए वो है सोना। मुहूर्त का फायदा तभी होगा जब हम सुस्ती छोड़कर अच्छे से जागेंगे और शांत अवस्था में ग्रहणशीलता के साथ यानी रिसेप्टिव मोड में बैठेंगे। एक और गलतफहमी जो लोगों में होती है कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और फिर योगासन, एक्सरसाइज, जिम, वॉक वगैरह शुरू कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रह्म मुहूर्त शरीर पर लगाया जाने वाला समय नहीं है, ये अपने माइंड और सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट करने का समय है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो अगला मुहूर्त है समुद्र मुहूर्त, जो सूरज उगने से जस्ट पहले का मुहूर्त होता है, वो ऐसी किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है। इस समय पीसफुल माइंड से सिर्फ हेल्थ पर फोकस करके फिजिकल एक्सरसाइज, योगाभ्यास, वॉक या प्राणायाम करने से हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। ओह सर, आज मुझे पता चला है कि मुझसे ये गलती हो रही है। मेरी आंख तो खुल जाती है 5 बजे के आसपास और मैं उठकर सीधा प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज शुरू करती हूँ और उसके बाद कुछ मिनट बैठ के ध्यान करती हूँ बॉडी और माइंड के रिलैक्सेशन के लिए। देखो ज्यादातर लोग यही करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, वो भी फिल्मी या शोर वाला, और एक्सरसाइज करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सुबह के टाइम का बेस्ट यूटिलाइज किया और फिर रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। इस मेडिटेशन से बॉडी तो कूल एंड काम हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो यूनिवर्स से और सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर चमत्कारी फायदे होते हैं वो नहीं मिलते। ये यूनिवर्स तो हमें सब कुछ देने को बैठा है, अच्छी हेल्थ, अच्छा फ्यूचर, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारा सारा ध्यान या तो इस शरीर को अट्रैक्टिव बनाने में रहता है या फिर पैसा कमाने में। बाकी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अच्छा, और क्या नहीं करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में सर? जैसा पहले मैं बता भी चुका हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त स्पिरिचुअल जर्नी का समय है, ईश्वर से जुड़ने का समय है। इसलिए इस समय कोई भी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उठ तो गए लेकिन सबसे पहले लैपटॉप खोलकर ईमेल चेक कर दें या न्यूज वेबसाइट सर्फ करने बैठ गए या फोन पर सोशल मीडिया ऐप रील्स देखने लगे, लाइक कमेंट्स के खेल में लग गए। मेरा एक फ्रेंड था जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करता था। उसे मैंने ब्रह्म मुहूर्त की पूरी थ्योरी समझाई थी। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी शुरू किया, मगर वो आंख खुलते ही सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अपडेट्स चेक कर लिया करता था। उससे होता यह था कि वो उठना तो पीस में था, लेकिन फिर उसके अंदर स्टॉक मार्केट के नुकसान मुनाफे के ही विचार चलने शुरू हो जाते थे। फिर वो उन विचारों के साथ अगर मेडिटेशन में बैठता भी था तो कोई फायदा नहीं होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी देखना, सुनना, पढ़ना नहीं चाहिए जिससे हमारे अंदर विचारों की लाइन चलनी शुरू हो जाए। जैसे हाउस वाइफ अगर उठते ही ये सोचने लगे कि आज खाने में क्या बनेगा, घर में क्या क्या सब्जी रखी है, क्या नहीं है, आज दिन में क्या क्या करना है, तो फिर वो ऐसे ही थॉट मेडिटेशन में कंटिन्यू करेगी। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसे विचार पैदा ना हो जो हमारा फोकस इसी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बांध कर रखे। ठीक है सर, इसके अलावा हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, एक तो उस समय खाना पीना कुछ नहीं है, पानी पी सकते हैं, मगर चाय, कॉफी या स्नैक्स ऐसा कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव नहीं होता है और अगर हमने उसे कुछ खा पीकर एक्टिव कर दिया तो हमारी सारी एनर्जी उधर ही चली जाएगी। इसके अलावा कोशिश करनी है कि मन में कोई भी बेकार की बात या थॉट ना आए। सुबह उठने की एक्टिविटी को बर्डन मान के भी नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि हम जो सुबह उठ रहे हैं वो किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के फायदे के लिए उठ रहे हैं। इसलिए खुशी खुशी उठना है, जोर जबरदस्ती से प्रेशर महसूस करके नहीं। जब एक बार उठने की आदत लग जाएगी तो ये टाइम पूरे दिन का बेस्ट टाइम लगेगा और पूरा दिन इसी ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार रहेगा जैसे मुझे रहता है। मगर एक प्रॉब्लम है सर, अंजलि को तो आदत है 5 साढ़े 5 बजे उठने की, मगर मेरा क्या होगा? मैं तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे बिस्तर छोड़ता हूँ। मैं एकदम से कैसे 4:30 बजे उठने की सोच सकता हूँ? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बॉडी साइकिल को धीरे धीरे बदलना है। 15 मिनट या आधा घंटा समय शिफ्ट करके धीरे धीरे समय बदलता है, सोने का भी और जागने का भी। अचानक से कुछ नहीं करना है वरना स्ट्रेस आएगा और 2 दिन उठकर फिर पुराने रूटीन पर आ जाओगे। शांति से, खुशी से समय लेकर आदत बदलनी है, भले ही इसमें 1 महीना क्यों ना लगे। एक सवाल और है सर, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस या जॉब इस रूटीन को सपोर्ट नहीं करता, उन्हें लेट नाइट वर्क करना पड़ता है, फिर वे सुबह कैसे उठें? देखो, कुछ फैसले ऐसे होते हैं अजय जिन्हें लेना आसान नहीं होता। कुछ आदतें भी ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना आसान नहीं होता, मगर फिर भी लोग बदलते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में उनकी क्या जगह है, क्या स्थान है। आज हम पैसा कमाने के लिए बाकी सब चीजें जैसे हेल्थ, फैमिली, रिश्ते, शहर सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं,
क्योंकि हम पैसे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना है कि अपनी बिगड़ी हुई लाइफ को वापस ट्रैक पर लाने की, हर अच्छी चीज जैसे हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस, सक्सेस को जीवन में अट्रैक्ट करने की हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। जिन्हें ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती वो जैसा चल रहा है उसी में खुश हैं, वो अपना रूटीन कभी नहीं बदलते। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त की अहमियत को समझ जाएंगे वो बाकी सारी चीजों को इसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इसके लिए वो काम करने का समय आगे पीछे कर लेंगे, जॉब बदल लेंगे। ये याद रखो कि किसी काम को करने का एक संकल्प काफी है, वरना तो 100 बहाने हैं उसे ना करने के। सर मैंने तो डिसाइड कर लिया कि कल से मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने वाली हूँ, और मैं ये भी समझ गई कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना है। अच्छा सर, अब ये बताइए ना प्लीज कि इस समय एग्जैक्टली क्या करना है। अंजलि के साथ साथ अजय के मन में भी ये सवाल था कि मुहूर्त की शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब अगला कदम ये जानना था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए, इतने खास मुहूर्त की शुरुआत कैसे करनी है। अब इसी बात को सुबोध दास एक्सप्लेन करने वाले थे। देखो, जब हम किसी खास मेहमान से मिलने वाले होते हैं तो हमारे अंदर कैसा उत्साह, कैसा एक्साइटमेंट रहता है और हमारी तैयारी कैसी रहती है। हम खुद को बेस्ट तरीके से तैयार करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त तो समय है ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल एनर्जी से मिलने का, ईश्वर से कनेक्ट होने का। तो उस समय हमारी एक्साइटमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। पहले तो हमें मन में ये क्लैरिटी रखनी है कि ये समय कितना खास है, जिसे हमें फिजूल बातों में या विचारों में नहीं खोना है। हमें बिस्तर छोड़कर फ्रेश होकर एक ऐसी शांत जगह पर बैठ जाना है जहां किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बैठते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा तंग कर नहीं बैठना है, यानी सीधे बैठना है मगर आराम से। उस समय ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहनने, लाइट कलर और कॉटन के कपड़ों की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर आंख बंद करके बैठना है। इसके बाद कोशिश करनी है कि हम लाइफ में जो भी रोल प्ले कर रहे हैं उसे भूल जाना है, चाहे वो हमारा ऑफिस का रोल हो, घर का हो, किसी रिलेशन का हो, लाइक पेरेंट, भाई बहन, हस्बैंड, वाइफ, एम्प्लॉई या बॉस, कोई भी रोल हो। ब्रह्म मुहूर्त के समय उसे छोड़कर सबसे पहले अपनी प्योर बीइंग में आ जाना है, यानी अपने आप से सारे लेवल हटाकर, उनसे जुड़े सारे विचार हटाकर सिर्फ हम जो हैं उस स्टेट में आ जाना है। इसे हम सोल कॉन्शियस स्टेट में आ जाना कहते हैं। इस स्टेट में आकर के यूनिवर्स या सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट करना आसान हो जाता है। सर मैं यहाँ ये बात नहीं समझा, सोल कॉन्शियस स्टेट में कैसे आना है और क्या होती है ये स्टेट। मतलब मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं अजय हूँ, अंजलि का पति हूँ, अपने पेरेंट का बेटा हूँ, एक बायोटेक साइंटिस्ट हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम धरती पर आए थे, उस समय तुम क्या थे? खास करके उस समय जब तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे आसपास खड़े लोग तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। पता नहीं सर मैं क्या था, बस इतना कह सकता हूँ कि मैं था। अच्छा चलो ये बताओ, जब दुनिया से जाओगे तो कौन जाएगा? तो अंजलि का पति जाएगा, एक बायोटेक साइंटिस्ट जाएगा, किसी का पिता या ससुर जाएगा, इंडिया का सिटीजन जाएगा, एग्जैक्टली कौन जाएगा? सर तब तो मैं ही जाऊंगा, ये सब रिश्तों के नाम तो शरीर के साथ इसी धरती पर रखे के रखे रह जाएंगे। हाँ, तो जिसके लिए कह रहे हो ना कि मैं ही जाऊंगा, बस वही मैं बन करके बैठना है, इसी मैं पर लौटना है, जिससे कोई दूसरा टैग चिपका हुआ नहीं है, यहाँ तक कि शरीर का भी नहीं कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं। यही होता है अपने सारे रोल्स को छोड़ करके सेल्फ बीइंग होना, सोल कॉन्शियस होना। पैदा होने के बाद धर्म, जाति, नेशनलिटी, खानदान का टैग लगने से पहले हम जो थे, यहाँ तक कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हम जो बचेंगे एक्चुअली वही हम हैं। अगर हम इस अवेयरनेस के साथ ध्यान में बैठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में बना ये कनेक्शन हमें ऐसी शक्तियां और स्ट्रेंथ देगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बल्कि हम दिन भर में जितना ज्यादा से ज्यादा इस तरह सोल कॉन्शियस होकर रहेंगे उतना ही ज्यादा हम खुश और रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि हमारी सारी टेंशन, सारे स्ट्रेस, सारी चिंताएं, डिसअपॉइंटमेंट्स, एंगर सब किसी न किसी रोल से ही जुड़ी होती है। एक एम्प्लॉय को ऑफिस के कामों की टेंशन रहेगी, स्टूडेंट्स को पढ़ाई की, हाउसवाइफ को घर के कामों की, सबके खाने पीने की। अगर हम कुछ समय के लिए भूल जाएं कि हमारे पीछे क्या क्या रोल चिपके हुए हैं, उन्हें मेंटली उतार पाएं, तो उनके साथ हमारा सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन भी उतर जाएगी और उस पीस के साथ ब्रह्म मुहूर्त का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो एक्सपीरियंस करने में कितना अच्छा लगेगा। मैं तो ये प्रैक्टिस आज से शुरू कर दूंगी सर। इसीलिए तो मेडिटेशन करके हम बहुत फ्रेश और रिलैक्स फील करते हैं। लगता है जैसे सारा बोझ उतर गया, सब कितना शांत हो गया। तो इस दुनिया द्वारा लगाए गए इन सारे टैग को उतारने का काम हमें रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। इसके अलावा खुद को भी ये याद दिलाना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर रहने वाली चेतना है। वो चेतना जो शरीर के मिटने के बाद भी रहती है, वही हमारी असली पहचान है। अब इस स्टेट ऑफ माइंड से यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट होने के लिए आंख बंद करके शांत मन से बैठना है। सबसे पहले यूनिवर्स से या ईश्वर के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं उससे प्रार्थना करनी है कि वो आपको अपनी ब्लेसिंग दे, आपके साथ कनेक्ट करे, आपको सुने और आपको अपनी बेस्ट गाइडेंस दे। आप उसको बताएं कि इस समय आप उसकी ब्लेसिंग लेने के लिए तैयार हैं, ग्रहणशील हैं। फिर एक निश्चित समय के लिए ध्यान में बैठ सकते हैं। यही वो समय है जब यूनिवर्स हम पर काम करता है, हमारी बॉडी में सत्व गुण बढ़ाता है, रजोगुण और तमोगुण को बैलेंस करता है, तीनों दोष वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर से ट्यून करता है, हमारे मन और बुद्धि को शुद्ध, निर्मल और शक्तिशाली बनाता है। सर एक बात बताइए, मेडिटेशन में करना क्या होता है? देखो, मेडिटेशन में जो करना है वो है कुछ नहीं करना है। हम इंसानों की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ करने का विचार चलता है, मगर मेडिटेशन वो स्टेट है जिसमें हमें पूरी अवेयरनेस के साथ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तक कि सोचने का काम भी नहीं करना है। मेडिटेशन में सिर्फ वर्तमान में, प्रेजेंट में रहना है और खुद को यूनिवर्स के हवाले छोड़ देना है, इस विश्वास के साथ कि वो हमारा हमसे बेहतर ख्याल रख रहा है। मगर सर कुछ लोगों का माइंड ऐसा होता है कि वो खाली नहीं बैठ सकता, तो वो क्या करें? ऐसे में हम अपने मन को कोई तकनीक दे सकते हैं, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना जो हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, मन ही मन कोई नाम जप या ओम का ध्यान करना। इन टेक्निक से धीरे धीरे हमारा मन शांत होकर बैठना सीखता है। मेडिटेशन के बाद हम कुछ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो हमें बहुत फायदा पहुंचाती हैं, जैसे ऑटो सजेशन या एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, फॉरगिव एंड लेट गो प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। इन टेक्निक्स का सही इस्तेमाल करके हम यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के जो चाहे पा सकते हैं। मगर सर यूनिवर्स से तो हम मेडिटेशन में भी कनेक्ट होते हैं, फिर मेडिटेशन और इन टेक्निक्स में क्या फर्क है?
देखो, मेडिटेशन में हम खुद को उस परम शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं, जबकि इन टेक्निक्स में हम उसे अपनी इच्छाएं बताते हैं जिन्हें वो पूरा करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बच्चा अपनी मां पर छोड़ देता है कि वो उसके लिए क्या करे। बच्चों को मां पर पूरा विश्वास रहता है कि वो उनके लिए जो भी करेगी बेस्ट ही करेगी। जो भक्ति की ऐसी स्टेट पर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगते, यही कहते हैं कि जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी। वो कुछ दे तो भी खुश रहते हैं और नहीं दे तो भी खुश रहते हैं। लेकिन अगर हम उससे कुछ मांगना चाहते हैं तो ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, इन तकनीकों से हम उस परम शक्ति तक अपनी इच्छाएं पहुंचाते हैं कि हम उससे क्या पाना चाहते हैं। सर, क्या आप इन स्पिरिचुअल टेक्निक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं ताकि मैं इनको अप्लाई कर सकूं? देखो, वैसे तो दुनिया भर में बहुत अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी कॉमन और फेमस प्रैक्टिसेस बताता हूं जिन्हें लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और उनके फायदे लिए। अगर अंजलि और अजय की तरह आप भी इन प्रैक्टिसेस को समझना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। ऐसी बहुत सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिनको अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हम ऐसा मैग्नेट बन सकते हैं जो यूनिवर्स से अपने लिए हर बेहतरीन चीज अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, मनी, पावर और भी बहुत कुछ। कौन कौन सी हैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? सुबोध दास अंजलि और अजय को अब यही बता रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में गहरी नींद को छोड़कर बिस्तर से उठ खड़ा हो जाना ही अपने आप में एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें बहुत कुछ दे जाती है, जैसे सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग विल पावर। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए इन तीनों क्वालिटीज की जरूरत होती है, जिसमें सबसे जरूरी है इस स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति। यही वो क्वालिटी है जो हमें सुबह उठा देती है और रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा अपने मन, शरीर और बुद्धि पर बेहतर कंट्रोल हो जाता है। लाइफ में डिसिप्लिन आता है। समझो, अगर नींद पर कंट्रोल हो गया तो और भी बहुत सी आदतों पर कंट्रोल हो जाता है, जैसे ज्यादा खाना खाने की आदत या टाइम पास करने की आदत, बेवजह गैजेट्स जैसे फोन, सोशल मीडिया में उलझने की आदत। एक बार सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है तो ये हर बुरी आदत को खत्म करने का काम करता है। ब्रह्म मुहूर्त में हम जो जो एक्टिविटीज कर सकते हैं अब मैं उनके बारे में बताता हूँ। इनमें पहली है आभार प्रार्थना यानी ग्रेटिट्यूड प्रेयर। नॉर्मली हमारी आदत होती है कि हमें लाइफ में जो कुछ मिला हुआ है उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। उनके लिए हम कभी भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करते और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे परेशान होते रहते हैं। हमारे पास मौजूद 100 चीजें हमें खुशी नहीं देती, मगर एक ऐसी चीज जो हमें लगता है हमारे पास होनी चाहिए लेकिन नहीं है, वही हमारी सारी खुशियां छीन लेती है। तो इस आदत को आभार प्रार्थना से बदला जा सकता है। इसमें हमें शांत मन से बैठकर ईश्वर को या यूनिवर्स को हर उस चीज के लिए आभार देना है और धन्यवाद कहना है जो उसने हमें दी है, जिस वजह से हमारा जीवन सहजता से गुजर रहा है, जैसे घर, परिवार, दोस्त, रिश्ते, हेल्थ, खाना, सुख सुविधाएं, रोजगार, अपॉर्चुनिटीज। नेचर के सभी एलिमेंट्स को भी आभार देना चाहिए, जैसे पृथ्वी, हवा, पानी, आकाश, अग्नि, क्योंकि हम इन्हीं से मिलकर बने हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, जैसे बिजली, पानी, सोसाइटी की लिफ्ट, हमारी हाउसमेट। हर वो चीज जो हमें मिल रही है हमारी लाइफ को बेहतर बना रही है, उसके लिए हमें यूनिवर्स को, ईश्वर को आभार देना चाहिए। और ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि हम जिन बातों के लिए आभार देते हैं वो हमारे जीवन में पड़ती हैं। अगर हम सुख सुविधाओं के लिए आभार देंगे तो हमें और मिलेंगे। अगर हम प्रॉस्पेरिटी, मनी के लिए यूनिवर्स को आभार देंगे तो वो भी हमें और मिलेगा। आभार हम बोल के भी दे सकते हैं और लिख कर भी दे सकते हैं। बहुत से लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाते हैं जिसमें वो सभी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं। जब कभी नेगेटिविटी हावी हो और लगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस ग्रेटिट्यूड जर्नल को पढ़कर वापस पॉजिटिविटी आ जाती है और हम फील करते हैं कि हम पर ईश्वर ने कितनी कृपाएं की हैं। फिर बस हम उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। सर, ऐसा मैंने अपनी दादी को करते देखा है। वो रोज सुबह आंख खुलते बिस्तर पर बैठे बैठे 5 मिनट भगवान को हर बात के लिए शुक्रिया अदा करती रहती थी। वो कहा करती थी कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया कि तूने आज का दिन दिखाया। देखो, दरअसल पुरानी पीढ़ी ने बहुत सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी आदतों में शामिल किया हुआ था, इसलिए वो एक अच्छा संतुष्ट जीवन जीते थे, थोड़े में भी खुश रहा करते थे। मगर आज के इंसान के पास एक से बढ़कर एक सुख सुविधा, रुपया, पैसा, सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमें हर हाल में खुश और संतुष्ट रहना सिखाती है। एक और बहुत अच्छी और कारगर प्रैक्टिस है ऑटो सजेशन यानी आत्म सूचना देना। दरअसल यूनिवर्स का एक नियम है कि हम जिस चीज में बड़ी शिद्दत से विश्वास रखते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा समय है खुद को पूरे विश्वास के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट देने का जो हम अपने साथ सच होते देखना चाहते हैं। इन्हें एफर्मेशन कहते हैं, जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास सब कुछ भरपूर है, मुझे जब जिस चीज की जरूरत होती है यूनिवर्स मुझ तक पहुंचा देता है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं हर तरह के डरों से मुक्त हूँ, दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति मुझे नहीं छू सकती, मैं सिर्फ सकारात्मकता के लिए ग्रहणशील हूँ। कुछ लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होती है या उनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं, तो ऐसे लोग ऑटो सजेशन दे सकते हैं। मेरे आसपास जो लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे सारे रिश्ते प्रेम से भरे हैं और बहुत मधुर हैं। ऐसे ऑटो सजेशन से हमारे आसपास के लोगों की सोच और व्यवहार बदल जाएंगे। बुरे लोग हमारे जीवन से चले जाएंगे और अच्छे लोग आएंगे। इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑटो सजेशन की लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में खुद से बार बार बोल सकते हैं, मगर पूरे यकीन के साथ। और अगर यकीन नहीं करेंगे तो वो पूरा भी नहीं होगा। साथ ही बोलते हुए ये महसूस भी करना है कि आप खुद को जो भी स्ट्रॉन्ग थॉट्स दे रहे हैं वो सच हो रहे हैं। यकीन मानिए, ये बहुत ही असरदार तकनीक है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस तकनीक से अपने डरों पर काबू पाया है, अपनी हेल्थ बेटर की है और बहुत सी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की है। अच्छा सर, और क्या क्या किया जा सकता है ब्रह्म मुहूर्त में? बहुत से लोग गुरु धारण करते हैं, उन्हें गुरु से कोई मंत्र या दीक्षा मिलती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में गुरु मंत्र जाप, नाम जप या कोई भी आध्यात्मिक साधना की जा सकती है। इस समय की गई साधनाओं का बहुत अच्छा और बहुत जल्दी फल आता है। इसके अलावा एक और तकनीक जो मुझे बेहद पसंद है वो है डिवाइन लाइट मेडिटेशन। इसमें हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि हमें हमारे ऊपर हीलिंग एनर्जी, डिवाइन एनर्जी सफेद या सुनहरी रोशनी के रूप में ऐसे गिर रही है जैसे झरने के नीचे खड़े होने पर झरने का पानी गिरता है। वो रोशनी हमारे शरीर से जहां जहां से गुजर रही है वहां से सारी नेगेटिविटी, बीमारियां दूर हो रही हैं, एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं और पैरों से होते हुए धरती में समा रहे हैं। वो दिव्य रोशनी हमारी बॉडी के हर पार्ट को, हर सेल को एनर्जी और स्वास्थ्य से भर रही है। पूरे शरीर में डिवाइन एनर्जी का फ्लो हो रहा है
हम तन और मन से स्वस्थ होते जा रहे हैं। इस मेडिटेशन को कम से कम 20 मिनट तक करना चाहिए। मैं जब भी इस मेडिटेशन को करके खड़ा होता हूं तो मुझे अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है कि क्या बताऊं। लगता है जैसे सब ठीक हो गया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसी तकनीक से हमारे शरीर और मन की बहुत सी बीमारियां ठीक कर ली हैं। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में फॉरगिवनेस एंड लेट गो प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, यानी माफ करो और जाने दो। दरअसल हम सभी किसी न किसी इंसान के लिए मन में कुछ बुरी भावनाएं पाल लेते हैं। ऐसा इंसान जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया हो, हमें किसी तरह से दुख दिया हो, हम अपने मन में उसके लिए गुस्सा, नफरत, बदले की भावना रखते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते रहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं होता कि ये नेगेटिव इमोशंस उनका नहीं बल्कि हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, हमारी हेल्थ खराब कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा समय है ध्यान में बैठ के ऐसे लोगों को माफ कर देने का, ताकि हम नेगेटिविटी से फ्री हो जाएं। जहां तक बात उनकी है तो उनके कर्मों का हिसाब किताब तो यूनिवर्स देख ही रहा है। फॉरगिवनेस मेडिटेशन करने की तो मुझे लगता है सभी को जरूरत है, क्योंकि सबके जीवन में कम से कम एक इंसान तो ऐसा होता ही है। तो सर कैसे करते हैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन? इसके लिए मेडिटेशन में बैठकर 1 बाय 1 ऐसे लोगों को इमेजिन करना है जिन्हें माफ करना है, और उनको भी जिनसे हमें माफी मांगनी है। उनसे कहें, हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुमसे भी माफी मांगता हूं, मुझे माफ करो। मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी बुरी भावनाएं हैं आज मैं उन्हें रिलीज करता हूं और हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त होता हूं। ईश्वर तुम्हारा भी भला करे और मेरा भी भला करे। कई बार हम अपनी किसी काम के लिए बहुत गिल्ट में रहते हैं, तो इस तरह से हम खुद को भी माफ कर सकते हैं और खुद को डिवाइन लाइफ मेडिटेशन से हील कर सकते हैं। ये तो वाकई बहुत अच्छा उपाय है नेगेटिव इमोशन से फ्री होने का। हाँ, एक बात हमेशा याद रखो, फॉरगिवनेस एक डिवाइन क्वालिटी है। अगर हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर पाएंगे तो ईश्वर भी हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करेगा। जी सर मैंने मैनिफेस्टेशन तकनीक के बारे में भी बहुत कुछ सुना है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। वो क्या होता है और क्या उसका ब्रह्म मुहूर्त से कोई कनेक्शन है? मैनिफेस्टेशन इस ब्रह्मांड से मनचाहा पाने की तकनीक, कल्पना को हकीकत में बदलने का तरीका, और ये होता है ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा असरदार तरीके से। सुबोध दास अब इसी पर बात करने जा रहे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे करें ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्टेशन, तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत पॉपुलर तकनीक है, खासकर यंग जनरेशन में, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि इस तकनीक से वो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बस बैठे सोचा और हो गया। इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसकी शुरुआत अगर ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। सर ये मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस है क्या? मैं इसके बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ। जिस तरह अगर हमें अच्छे फल खाने हैं वो भी अपने ही बगीचे के, तो वो यूं ही नहीं मिल जाएंगे। इसकी शुरुआत हमें करनी होगी पहले बगीचे में उस फल के पेड़ का एक बीज रोपने से, फिर हर वो काम करने से जिससे वो बीज अच्छे से पनप कर पौधा बने और फिर पेड़ बन जाए। इसी तरह अगर हमें अपनी कोई इच्छा या सपना पूरा करना है तो इसकी शुरुआत इस यूनिवर्स में उस इच्छा का बीज रोपने से होती है और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करनी होती है जिससे वो इच्छा पूरी हो जाए। यही है मैनिफेस्टेशन, जो बहुत पावरफुल टूल है। इस प्रोसेस से हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि हम जो भी चाहें वो यूनिवर्स से अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है और बेस्ट रिजल्ट के लिए ये काम हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का पहला स्टेप है एक अच्छा संकल्प लेना, यानी इंटेंशन या गोल सेट करना। इसमें हमें पूरी सोच समझ के समय लेकर संकल्प लेना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। कई बार हमें अपने सपनों के बारे में क्लैरिटी नहीं होती या वो आधे अधूरे होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट चाहता है कि वो देश की बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करे, उसका ये सपना है, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता है कि उसे मेहनत ना करनी पड़े और घर से दूर भी ना जाना पड़े। तो ये दोनों बातें उसके सपने में खुद ही रुकावट बन जाएंगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई अच्छा सपना या लक्ष्य पूरा होने के लिए चुने तो हमें पूरी क्लैरिटी हो कि इस सपने को पूरा करने के लिए हम यूनिवर्स को क्या क्या दे सकते हैं। उसके पूरा होने की जो भी शर्तें हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं, चाहे मेहनत ज्यादा करनी हो, नया स्किल सीखना हो या घर से दूर जाना पड़े। अगर इंटेंशन सेटिंग का काम लिख कर किया जाए तो अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसे ब्रह्म मुहूर्त में करने से यह फायदा होता है कि उस समय हमारा मन बिल्कुल क्लियर, फोकस्ड और शांत होता है। उस समय हम सबसे बेहतर सोच सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है अपने सपने को पूरा होते हुए विजुलाइज करना, यानी कल्पनाओं में पूरा होते देखना। इसमें हम शांत मन से बैठ करके ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा सपना पूरा हो चुका है और हम उसे जी रहे हैं। उस समय हम कैसी खुशी, कैसा एक्साइटमेंट, कैसा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे वो हमें उसी पल पूरी तरह से महसूस करना है। एक सेकंड के लिए भी मन में डाउट नहीं लाना है कि यह सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता, या अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह के विजुअलाइजेशन का उल्टा असर होगा, फिर यही मैनिफेस्ट होगा कि सपना पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। इसलिए पूरे विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ विजुअलाइजेशन करना है। इसके बाद हमें पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जोरदार तरीके से अपने अंदर कुछ डिक्लेरेशंस यानी घोषणाएं करनी है। ये इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर हमारे बिलीफ सिस्टम में एंटर हो जाए, क्योंकि जो भी बात हमारे बिलीफ सिस्टम में आ जाती है वो हमारे जीवन में असर दिखाती है। मैं समझी नहीं सर, इस बात को प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। अंजलि, ये तो तुमने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने बारे में ही गलत बोलते रहते हैं। वो बार बार कहते हैं मुझे कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो फिर उन्हें जीवन में कदम कदम पर स्ट्रगल ही मिलती है। या कोई कहता है मैं कोई भी काम शुरू करूं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, या कोई कहता है सर्दी आते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रॉन्ग बिलीफ्स हमारी अपनी वजह से सच होकर सामने आते हैं। इसी तरह जब हम अपने लिए कोई पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं तो वो भी सच होकर सामने आता है। जैसे मैं जो भी चाहता हूं वो प्राप्त कर लेता हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं अपने सपनों को रियलिटी में बदल लेता हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ आसानी से हो रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है ऐसी पॉजिटिव डिक्लेरेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का। पर ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी दिन भर इस सोच को जारी रखना है। इसके अलावा अपने लक्ष्य या सपने को पूरा करने के लिए सही डायरेक्शन में काम भी करने हैं। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट कर लिया और हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए। जैसे सामने खाना रखा है और सोच रहे हैं खाना मुंह में खुद से आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना। नेचर खाने का इंतजाम कर सकती है, ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेज सकती है जो खाना सामने लाके रख देंगे, लेकिन खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। इसी तरह यूनिवर्स आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने लाएगी, सही समय पर सही मौके देगी, जिस पर एक्शन लेकर आप अपने सपने को पूरा कर लेंगे। लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना होगा। इसलिए मैनिफेस्ट करने के अलावा आंख कान खुले रखने हैं ताकि कुदरत से भेजे जा रहे मौकों को, सिग्नल्स को देख सकें और उन्हें यूज कर सकें।
जब हम कुदरत के साथ तालमेल बैठाकर काम करना शुरू कर देते हैं और वो देखती है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड हैं, सीरियस हैं, तो वो और ज्यादा हेल्प भेजना शुरू कर देती है। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस के आउटकम से अपने अटैचमेंट को भी रिलीज करना होता है। हमें यूनिवर्स पर पूरा विश्वास रखना है कि वो हमारे सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से काम कर रहा है। तो मन में डाउट नहीं लाना है और ना ही बार बार चेक करना है कि कुछ हो रहा है या नहीं। हमेशा इसी फीलिंग में रहना है कि यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी कर रहा है। साथ ही यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी देना है उन सभी चीजों के लिए जो उसने ऑलरेडी हमें दी हुई है और उसके लिए भी जो हमें वो आगे देने वाला है। ग्रेटिट्यूड से मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ती है। ये हमारी एनर्जी को यूनिवर्स को अलाइन करता है और हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स और अच्छी चीजें भेजता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन के बाद अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन करें तो ये चमत्कार करता है। देखते ही देखते बड़ी आसानी से हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। सुबोध दास की बातें सुनकर अजय की तो आंखें खुली की खुली रह गई। सिर्फ एक आदत और इतने सारे फायदे, ये तो वो कभी भी सपने में नहीं सोच सकता था। अब उसके अंदर यही चल रहा था कि कैसे धीरे धीरे अपनी बॉडी क्लॉक को सही करके सोने जागने के टाइम को ऐसा सेट कर ले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू हो जाए और फिर उसकी लाइफ में वो सब आ जाए जो मिसिंग हो गया। अच्छी हेल्थ, अच्छी नींद, मेंटल पीस, कामनेस, खुशी, जॉब सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, नए आइडियाज, क्रिएटिविटी, सक्सेस और भी बहुत कुछ वापस पाने का रास्ता उसे मिल गया था और इस रास्ते पर चलने की उसने ठान ली थी। अगले दिन का सूरज उसका इंतजार कर रहा था एक नई शुरुआत के लिए और उम्मीद है कि अब इस शो को सुनकर आप भी ये नई शुरुआत जरूर करेंगे। इस शो का फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। If you enjoyed this video, don't forget to subscribe to our channel. Also, make sure to like and share the video with your friends. Your support motivates us to create even better content.